मंथ उसमें ना 25,000 था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया। बट मैं अगेन डाउन पे भी आई। सो ये मेरे 9 मंथ काफ़ी अच्छे थे। फिर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मेरी मॉम नहीं रही। सो मैं वापस अपने फादर के लिए, Sorry. क्योंकि कोई नहीं है, तो मैं छोटी थी सबसे, और भाई कोई भी ब्रदर वगैरह कोई नहीं है, तो मैं सब छोड़। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी चूज करी यहाँ पे कैलिबर, जहाँ पे मुझे इन हैंड सैलरी आती थी सिर्फ 12,000। मैंने तो 25 से सीधा क्योंकि उन्होंने कोई ओके। कंसिडर नहीं कर रहा था। एक चीज़ ज़रूर की अजय, जो मैं ना सबको बोलना चाहती हूँ, कि कोई टाइम नहीं होता। अगर आपको पता है कि अभी आप स्विच नहीं कर सकते, तो भी आप इंटरव्यू दो। ठीक है, अगर ना फुल स्टैक की बात करें ना, तो आपको .NET फुल स्टैक मीन्स आपका क्या आ जाता है, आपको ASP आना चाहिए, आपको MVC आना चाहिए, और ये धीरे धीरे ना आपका ग्रो करते जा रहा है। नाउ मार्केट में आपको एंगुलर आना ही चाहिए, एंगुलर नहीं तो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आना ही चाहिए। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी आप कॉग्निजेंट क्यों छोड़ रहे हो? अभी आप ऑलरेडी 1 साल आपको वहाँ हो गया है। एनी रीज़न? अभी आई नो आपके पास अच्छे ऑफर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे जब कमिट किया गया था कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर की ही प्रोफाइल दी जाएगी, बट वो मुझे मिली नहीं। मुझे एट द एंड आके बोल दिया गया कि मतलब आप अभी के लिए ये प्रोफाइल ले लो, सिर्फ ये प्रोफाइल थोड़े दिन के लिए रहेगी। हर Sorry? कोई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं बनना है। कुछ यहाँ पे इंडिया है Right. या कोई सी भी कंट्री आप उठा के ले लो, हर सही काम बात। हर कोई करता है। तो इट्स Right. आप अपने आप को सिर्फ इतना मत रखिए कि हम इतने में ही लिमिटेड रहेंगे। जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज की जो स्टोरी है गाइस, बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इनका जो एक्सपीरियंस है 4.5 साल 5 साल का है .NET फुल स्टैक में, और जो इनकी जर्नी रही है काफ़ी थोड़ी अप एंड डाउन रही है। आपको बहुत मोटिवेट करेगी, आप बहुत कुछ सीखोगे। अगर आपको .NET वाली फील्ड में जाना है, फुल स्टैक रोड मैप क्या रहेगा .NET के लिए, तो आज का सेशन पूरा पैक्ड है। इस सेशन को पूरा देखना, आप बहुत कुछ सीखोगे आज। करंटली अभी ये कॉग्निजेंट में काम करते हैं, अभी इन्होंने पेपर डाल रखे हैं, रिज़ाइन कर रखा है, इनके पास अभी मल्टीपल ऑफर्स हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे इनके स्विचिंग का, फ्यूचर स्कोप क्या है .NET का, वो भी समझेंगे। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना, एंड लाइक करना, कमेंट करना। लाइक ही मैंने रखा है 7,000 का, अगर हो जाते हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। चलिए बात करते हैं रश्मि से, आइए। तो रश्मि, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि .NET के ऊपर वीडियोस लेके आओ भैया, कितना स्कोप है .NET का, एज अ .NEट फुल स्टैक डेवलपर जाना चाहूँ तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लकीली आप मुझे मिले, आपसे आज बात होगी, आज आपका एक्सपीरियंस हम समझेंगे .NET का। आपका एक्सपीरियंस 5 साल के आसपास है और आप .NEट में ही रहे हो, एज अ फुल स्टैक काम कर रहे हो। तो ये वीडियो गाइज आप बहुत कुछ आज मिलने वाला है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओवर टू यू रश्मि। पहले आप बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, और अभी आप करंटली कहाँ काम कर रहे हैं, और फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ .NET प्रोफाइल के अराउंड। ओवर टू यू। Thank you, Ajay. Thank you for giving me this opportunity, to share my experience in front of your all audience. It means a lot for me. Really, it means a lot, and you are doing a great job. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फील्ड में ग्रोथ है। मतलब आप सारी फील्ड को ऐसा शो कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड ही नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ और योर इंटरेस्ट एरिया। सो थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू रश्मि सिंह, एंड करंटली मैं कॉग्निजेंट के साथ काम कर रही हूँ। मुझे 1 साल हुए हैं अभी कॉग्निजेंट में, और मैं नोटिस पीरियड भी सर्व कर रही हूँ। आई विल टेल यू द रीज़न वाई। एंड उससे पहले मेरा जो 4.5 का मतलब .NET फुल स्टैक डेवलपर में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 4.4 ईयर्स का रहा है। एंड 9 मंथ्स का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो UI एंड UX डिज़ाइनर पर रहा हुआ है। सो मैंने उसमें भी एक्सपीरियंस गेन किया, बट वो कुछ गैप हो गया मेरे करियर में, और फिर मैंने .NET से स्टार्ट किया। ओके, तो UI UX में भी आपका 9 महीने का एक्सपीरियंस रहा। हाँ, और फिर .NET की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जानती हूँ। ओके, सो मैं ना समझना चाहूँगा अभी .NET की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और आज के टाइम पे अगर किसी को .NET में अपना करियर शुरू करना हो, जो एक डाउट रहता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है। ऑल्दो अभी आपके पास ऑफर्स भी हैं, आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, आपके पास अच्छे ऑफर्स हैं, मैं बात करूँगा उनके बारे में। बट थोड़ा सा आप अपनी जर्नी को बताइए, स्टार्टिंग कैसे हुई, वो 9 मंथ आपने UI UX पे दिया, और फिर आपने .NET शुरू किया। अभी कॉग्निजेंट में आप एज अ .NEट फुल स्टैक डेवलपर हैं।
आई एम नॉट श्योर कि अब आपने इतना जल्दी क्यों रिज़ाइन कर दिया, 1 साल के अंदर ही आपने ये चीज़ कर दी, तो मैं जानना चाहूँगा, बट थोड़ा सा पहले बताइए कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। मेरा ना ग्रेजुएशन बीएससी कर रहा है। अब बीएससी में हमें उस टाइम पे न्यूली लॉन्च हुआ था कि आपको एक ऑप्शन है कि या तो आप फिजिक्स रिमूव कर सकते हैं या केमिस्ट्री रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा 10th के बाद से ना कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि उस टाइम पे पीजीडी से बहुत ज़्यादा बूम पर था, तो मैं वहाँ जाती थी जहाँ पे मेरी कोचिंग, मतलब मैं कोचिंग नहीं करती थी बट मैं जाती थी, मेरे कनेक्शन थे। वो कनेक्शन जस्ट मैं अभी इन अ बिट बताती हूँ आपको कि वो कनेक्शन कैसे बने। तो मैं वहाँ जाती थी और मैं सबका देखती थी। मुझे ना पढ़ना शुरू से बहुत अच्छा लगता था। मैं जाके सबका पढ़ रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, मैं सारी चीज़ें देखती थी। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बना रहा। तो मैंने केमिस्ट्री को हटा के कंप्यूटर चूज़ किया। अब मेरा क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं ना कि कैंपस आते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ऐसे कॉलेज से नहीं थी जहाँ पे कैंपस आते हैं। तो प्लेसमेंट वगैरह, मतलब कंपनीज वगैरह नहीं आती थी बिल्कुल नहीं कॉलेज में? हाँ सॉरी, अच्छा। कंपनीज नहीं आती थी। फिर क्या हुआ ना, वहाँ पे सिर्फ वेल नोन आती थी। और ना तब ना सिर्फ एक ही फेमस था, अजय, टीसीएस। मैं ना आपको एक और चीज बताऊंगी कि जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ना, तब तो गूगल और यूट्यूब लॉन्च भी नहीं हुआ था। तो ओह अच्छा। तो हमें तो ये Okay. पता ही नहीं था कि प्रोडक्ट, हमें क्या उस टाइम पे बहुत लोगों को नहीं पता होगा प्रोडक्ट क्या है, सर्विस बेस्ड क्या है। बस टीसीएस को सब बहुत जानते थे। जैसे टीसीएस में हो जाता था ना किसी का लाइफ बन गई वाला हिसाब चलता था, ठीक है। तो मैं एलिजिबल भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अगर ऑफ कैंपस बैठना भी चाहती थी तो मैं एलिजिबल नहीं थी। रीज़न उसका था कि मैं ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन थी। अब 2nd डिवीजन भी मैं क्यों थी मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी। मैं नेशनल प्लेयर हूँ खो खो में और बास्केटबॉल में। और मैं ऑलराउंडर हूँ बेसिकली। मैंने स्टेज शो करके रखे हैं, मतलब ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। मैं सिंगिंग में स्टेज शो कर चुकी हूँ और डांसिंग में कर चुकी हूँ, परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ। तो मेरा ना ये जो अदर एक्टिविटीज़ था ना पढ़ाई के अलावा, वो ज़्यादा था। तो ग्रेजुएशन में मेरे 2nd डिवीजन आ गए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी ऑलरेडी। आपको पता है या नहीं, अब अगर आप स्पोर्ट्स में रहते हैं ना तो आपकी रेलवे की जॉब जल्दी लगती है, टीसी वगैरह की। तो मेरे को था कि टीसी और हम लोग के एक और पेंडिंग था। अगर मैं एक और नेशनल खेल लेती तो मैं टीसी या टीआई जो बोलते हैं ना वो बन जाती, क्योंकि उनकी एक अलग से वैकेंसी निकलती है। बट उनके लिए मुझे क्या ऑफर किया गया कि आप एक और साल गैप ले लीजिए, या 2-3 ईयर्स का एजुकेशन का, मतलब एज कम करा के। वो मैं करना नहीं चाहती थी। फिर मैंने सोचा क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो मेरे को पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं 10th से ही लोगों को पढ़ा रही थी। आपको पता होगा ना, कॉमर्स में जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं वो लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं। एसक्यूएल, हाँ, आईपी या C++, हाँ आईपी या C++ सब्जेक्ट होता है, तो वो मैं और एक पढ़ाती पाइथन थी। भी अब आ गया है। वो मैं पढ़ाती थी। नाइस। तो मुझे ना वो Okay, सारी चीजें okay. क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छी थी। तो मुझे ऐसा फिक्स हो गया था। और मेरे पापा भी प्रिंसिपल थे, तो मुझे ऐसा फिक्स था कि मुझे जाना तो टीचिंग फील्ड में ही है, मुझे और कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। फिर मैंने एमएससी करा। एमएससी करके मैं कॉलेज में लगी पढ़ाने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे ना आपका क्राइटेरिया होता था कि आपको एटलीस्ट ये मिनिमम आपको डिग्री करनी होगी। तो जैसे ही मैंने एमएससी क्रॉस किया तो उस टाइम पे एमफिल आ गया कि अब आपको सस्टेन करने के लिए एमफिल करना होगा। तो मैंने फिर से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं एजुकेशन के साथ साथ मैंने एमफिल करा, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो मेरा उसमें प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था, उसमें मैंने रैंक किया था। अच्छा हाँ, एमएससी में मैंने 6th रैंक किया था यूनिवर्सिटी का। एंड फिर मैंने मेरा थोड़ा जाता है बस ग्रेजुएशन के मार्क्स में। फिर मैंने एमफिल किया तो मैंने 3rd रैंक होल्डर थी मैं। उसके बाद ना मुझे कुछ और करना था। मेरा डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले को पढ़ाना था, क्योंकि उस टाइम पे एमफिल के बाद ना आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हो, आपको एमटेक करना होता है। तो हमारे यहाँ एक कॉलेज था, मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाने के लिए चली तो गई मैं। तो वहाँ ऑन पेपर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके पैकेज में ज़्यादा लिखा रहता है बट इन हैंड आपको मिलती कम है, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने और हाँ, मैं अर्निंग भी थी, क्योंकि मैं पढ़ा भी रही थी, ट्यूशन भी था और सारी चीज़ें, मतलब मेरी अर्निंग थी। तो मैंने एमटेक का पैसा खुद से किया अपना, और मैं मेरी फ्री सीट पे हुई थी। और एमटेक में मुझे याद है कि मैंने 2nd रैंक लिया था। इट वॉज रियली नाइस जर्नी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं थी, मेरा फोकस था कि मुझे इंजीनियरिंग में ही पढ़ाना है। बट अब मोमेंट क्या आया कि अब इंजीनियरिंग में पढ़ाने वालों के लिए भी एक क्राइटेरिया हो गया कि जिनका बैकग्राउंड बी है सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं।
सो और ना मैं ना ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें नहीं करना चाहती थी, मैं घर नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं अपनी मॉम को नहीं छोड़ना चाहती थी बेसिकली। तो मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी, मैं वहीं कर रही थी जो करना था। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना है। तो मैं सबसे पहले भोपाल गई। भोपाल जाके वहाँ पे ना मैं हॉस्टल में रही, तो मैंने देखा सब बैंक की तैयारी कर रहे हैं। स्टिल मैं एक बात बता दूँ, 2013 में आई थिंक उतना बूम नहीं था तभी भी गूगल और यूट्यूब का, 15 के बाद से आया है। जियो के बाद काफी ज्यादा जो जियो के बाद से एक करेक्ट, तो ग्राफ वो जो बड़ा है, हाँ बहुत जी, ज्यादा। तभी भी इतना आप अभी आज के डेट में तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, कहाँ से पढ़ें, क्या रिसोर्स ले सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट। तो आईबीपीएस आपको पता होगा, आईबीपीएस पीओ बैंक का एग्जाम होता है। तो मैंने क्या किया, सब पढ़ते थे, मैंने भी 3 मंथ दे दिए पढ़ के। मेरा इंटरव्यू निकल गया, इंटरव्यू बोल रही हूँ, मेरा रिटर्न निकल गया। एग्जाम रिटर्न निकल गया। रिटर्न निकलने के बाद 3:1 के उसमें लोगों ने कॉल किया, ठीक है, आईबीपीएस पीओ के लिए। द मोमेंट अजय, मैं फील कर रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो क्योंकि आप ना पढ़ के एग्ज़ाम देना अलग होता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो उनकी टर्मिनोलॉजी होती है, उनके वर्ड्स होते हैं ना, वो आपको इतनी जल्दी कैच नहीं होते हैं। तो वो मेरा नहीं हुआ और मैं सैड भी नहीं थी। मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स में उसको क्रैक किया, मेरे लिए वही बहुत। आपका रिटर्न क्लियर हो गया था ना, आप कह रहे हो आपका रिटर्न क्लियर हो गया था? अच्छा, उसके बाद फिर फर्दर नहीं हुआ आगे? फर्दर इंटरव्यू नहीं हुआ, 3:1 में बुलाते हैं अच्छा, वो लोग, तो वो नहीं हुआ। अंडरस्टूड। तो फिर फाइनली मैंने मॉम को कन्विंस किया कि मुझे हैदराबाद जाना है और मुझे ना .NET पढ़ना है। तभी भी बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि जावा पढ़, जावा में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बट ना मैंने जब भी ट्राई किया जावा पढ़ने का ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। ऑनेस्टली मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मुझे .NET में ही आता था। तो मैं और हाँ, मैं जब भोपाल में ये IBPS का कर रही थी ना, साथ में मैं ना अर्निंग कैसे कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कोचिंग ले नहीं सकती थी। तो मैं यहाँ पे ना, ये बहुत सिली सा लगेगा बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट या सिर्फ 500 या 1000 रुपीज़ में ना लोगों की वेबसाइट बना के देती थी, जो मेरे चैनल पे आज भी पड़े हैं, जो मेरे चैनल पे आज भी पड़े हुए हैं, ऐसे ही हैं बट जस्ट रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। उस टाइम पे मुझे PHP का नॉलेज आया था कि PHP में कैसे बनाते हैं, और उस टाइम पे मुझे ये पता चला था ओके CMS बेस्ड वेबसाइट होती क्या है बेसिकली, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देती थी एंड डिलीवर कर देती थी और उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही। अब आते हैं इस पे कि मैं रश्मि, मैं आता हूँ, एक चीज मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं गाइस, जितना आप जर्नी अभी आप सुन रहे हो इनसे, आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो मैं चाहता था कि ये अपनी जर्नी इसी तरीके से बताएं ताकि आप रिलेट कर पाएं, आप समझ पाएं कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, है ना, उसके बाद अभी कहाँ पे हैं। .NET के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो इसे वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सबसे रिलेट करती है। स्टोरी जो है इनकी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है। हाँ जी रश्मि, प्लीज़। थैंक यू अजय। तो एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि मैं ज़्यादा इसमें अच्छा कर सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ। तब मैंने अपनी मॉम से एक चीज़ बोली, मैं ना थोड़े टाइम के लिए हैदराबाद जाती हूँ और मैं ये बस कोर्स करके आना चाहती हूँ। तो ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे सराउंडिंग में आप रहते हो ना, और तो वो आपको बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो जब अब मैं यहाँ पे हॉस्टल में आई ना, पहले वाले हॉस्टल में कैसा था एनवायरनमेंट, सब बैंक PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ आई तो लोग कंपनीज की प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट। सो मुझे लगा अच्छा ये भी है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे कुछ नहीं पता था, ये भी है वाला सिचुएशन मेरे टाइम पे तब आया था। और उस टाइम पे मैंने एंड्रॉयड किया, एंड्रॉयड में कुछ ऐप्स भी बनाए और मैंने एक जॉब भी ली, क्योंकि उस टाइम पे मैं सिर्फ एक ही पे कर सकती थी। तो मैंने उस टाइम पे एंड्रॉयड लिया और जॉब ली। जॉब मैंने UI एंड UX पे लिया मैंने, और साथ में मैंने क्या किया, वापस से .NET का कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो मेरा .NET का कोर्स चल ही रहा था, मेरी जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी, और मेरा पर मंथ उसमें ना 25,000 था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, बट मैं अगेन डाउन पे भी आई। सो ये मेरे 9 मंथ काफ़ी अच्छे थे। फिर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, मेरी मॉम नहीं रही। सो मैं वापस अपने फादर के लिए, क्योंकि कोई नहीं है, तो मैं छोटी थी सबसे, और भाई कोई भी ब्रदर वगैरह कोई नहीं है, तो मैं सब छोड़ के चली गई। मैंने उस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचा
एक टाइम होता है जब आपको ना प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है ओवर योर करियर। सो वो प्रायोरिटी मेरी उस टाइम पे मेरे पापा थे। तो मैं चली गई, 2 इयर्स का ब्रेक हुआ, डेफिनेटली हुआ, उससे पहले भी मेरा ब्रेक था। तो ये मेरा गैप हुआ। जब मैं मैरिड हुई और हैदराबाद अगेन मैं यहाँ पर आई, तो मैंने ना जब UI एंड UX में फिर से जॉब सर्च करनी चाहिए, तो मुझे ना इंटरव्यू क्लियर हुआ। आपने वी स्प्लैश करके नाम सुना होगा क्या, एक कंपनी का? मैंने वो क्रैक किया था, ये हाईटेक सिटी में। बट उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन रख दी कि मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो मुझे वर्डप्रेस भी आता था, उन्होंने मुझे वर्डप्रेस पे दिया था कुछ टास्क करने के लिए, मैंने किया था। तो मुझे 2-3 ऑफर आए, बट किसी न किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और फिर कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, इनहांस हो गई थी। राइट। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें है, क्योंकि मैंने 9 मंथ जहाँ काम किया ना, उसमें UI UX के अपार्ट फ्रॉम मैंने .NET पे भी काम किया था। तो मैंने क्या किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी चूज करी यहाँ पे, कैलिबर, जहाँ पे मुझे इन हैंड सैलरी आती थी सिर्फ 12,000। मैंने 25,000 से सीधा क्योंकि उन्होंने कोई कंसिडर नहीं कर रहा था। वी स्प्लैश ने कंसिडर किया था क्योंकि वो मेरी सेम प्रोफाइल थी, और गैप कंसिडर किया था, तो उन्होंने मुझे 30 पे रखा था। बट उनकी कंडीशन एज आई सेड कि मुझे जमीन। तो मैंने सोचा ओके, एक बिगनिंग फिर से करते हैं, कुछ नहीं होता है, हर कोई ना उस लेवल तक एक न एक दिन पहुंच ही जाता है जहाँ जाना है। तो मैंने 12,000 से स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे एज अ फ्रेशर रखा, एंड मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अचीव करी। नो डाउट, अगर कोई कंपनी बुरी नहीं होती है, बस होता क्या है ना कि आपको वैसे प्रोजेक्ट्स मिल नहीं पाते हैं, और एक्सपीरियंस हर किसी का अलग होता है। आप मेरे साथ अगर ज्वाइन कर रहे हैं, तो मे बी कि आपको वैसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो आप चाहते हैं और मुझे ना मिले। वहाँ पे हमारा ना एक्सपीरियंस डिफरेंस कर जाता है। तो कितना फिर आपने स्टार्ट किया फिर .NET से 9 मंथ 12,000 पे आपने स्टार्ट किया? कितना साल रहे फिर आप वहाँ पे हैदराबाद में? मैं 3.5 ईयर्स हैदराबाद में ही हूँ। मैंने 3.5 ईयर्स पूरा मैंने ज्वाइन करा, मतलब कंप्लीट करा। एक्चुअली हुआ क्या, 2 इयर्स का बॉन्ड था, और हमारे मार्कशीट उनके हाथ में थे और ब्लैंक चेक भी थे। तो हम लोग को करना तो था ही सर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब बॉन्ड भर देंगे तो आपकी सैलरी भी उतनी होनी नहीं है ग्रोथ, और राइट मतलब आप बन जाते हो कि कुछ कर नहीं सकते हो। देन 2 इयर्स के बाद ना मतलब मैंने ये डिसाइड किया अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम राहुल है, और हम लोग बहुत ही कंपैटिबल हैं। तो हमने ना क्या किया, डिसाइड किया कि अब ना स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। तब तक 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग अपना दूसरी कंपनी में निकल लेंगे। हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड द मोमेंट हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, आई गॉट टू नो कि मैंने मतलब आई कंसीव। सो मुझे वो थोड़ा सा उस टाइम पे मैं बहुत डिलेमा में थी, शुड आई गो विद दिस और शुड आई गो विद दैट। तो एक हुआ, मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलने दे जैसा चल रहा है चलने दे। तो फिर हमने डिसाइड किया ठीक है, शायद कुछ अच्छा हो, तो मैंने वहीं कंटिन्यू किया। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर की अजय, जो मैं ना सबको बोलना चाहती हूँ कि कोई टाइम नहीं होता। अगर आपको पता है कि अभी आप स्विच नहीं कर सकते, तो भी आप इंटरव्यू दो। इससे क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो कलेक्शंस आपके पास बनते हैं ना, वो अमेजिंग होते हैं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो इंटरव्यू क्वेश्चंस, जब आप इंटरव्यूअर को दे रहे होते हो ना आंसर, वो हमेशा अलग ही होगा। तो मैं उस टाइम पे आंसर करती थी, इंटरव्यू देती थी। या बहुत सारी कंपनी मुझे इसलिए ज्वाइन नहीं करने देती थी जहाँ पे मैंने क्रैक भी किए थे। मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं अगेन उन्हीं कंपनी में दे भी रही हूँ, तो मैं नाम नहीं ले सकती। तो उन्होंने ये बोला कि फिर तो आप इतने टाइम के बाद मैटरनिटी लीव पे चले जाओगे और फिर ऐसा रहेगा। तो इट्स ओके, वो भी सर्विस बेस्ड ही कंपनी थी। तो ये मेरी चीज़ें थी। हाँ, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम किए, लाइक हमने टाइम शीट बनाई। मैं उसी पॉइंट पे, हाँ, जैसे अभी मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा वही है। तो अभी आप कॉग्निजेंट में हैं रिसेंटली, राइट? आपको 1 साल हो गया है। काफ़ी अच्छे से चीज़ें आपने बताई हैं, एंड सीरियसली रश्मि बहुत इंस्पायरिंग है। गाइज, अगर आप यहाँ तक आ गए हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना कि आपको क्या लगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। अभी आगे तो हम और बात करने वाले हैं .NET प्रोफाइल के बारे में। तो रश्मि, अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस 4.5 साल 5 साल के आसपास है, मतलब .NET की अगर मैं बात करूं, तो कैसे प्रोजेक्ट्स आपको मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट थे, प्योर कोर डेवलपमेंट था, वो हाँ नहीं, वो डेफिनेटली मैं बताऊंगी क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या है ना,
बहुत कैटेगराइज कर देते हैं सपोर्ट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि सपोर्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, हम एक ही कंसिडर करते हैं। तो वो मैं बताऊंगी। बट कैलिपर कंपनी में ना हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे हम वीबी पे काम करते थे, VB.NET पे, ठीक है। हम विंडो बेस पे भी काम किया हमने, वेब बेस पे भी काम किया हमने। तो टेक्नोलॉजी हम जस्ट आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। जैसे डॉटनेट की गाइज हम बात कर रहे हैं, डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है, वीबी एक लैंग्वेज हो गई, सी शार्प हो गई, एफ शार्प हो गई, जैसे वेब का इन्होंने बताया ASP.NET हो गया। तो इसी के अराउंड रहता है सब कुछ। लैंग्वेजेस काफ़ी सारी हैं, बट आई थिंक आप सी शार्प में थे रश्मि। हाँ। सी शार्प में आपने काम किया। मैंने बोला अजय, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया हुआ है। सो मुझे ना हर एक चीज़ का मतलब नॉलेज है, और मेरा बैकग्राउंड भी वैसा रहा है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो क्या हुआ, जब हम लोग एंटर किए तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड चलता है। उसमें ना मुझे इतना पता है, अगर आज भी अगर वो ऑडियंस मतलब मेरे सर वगैरह देख रहे होंगे, मैं नाम नहीं लूँगी इसलिए मैंने मेंशन किया सर, जबकि IT में नाम लेते हैं, तो अगर देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। क्योंकि तो हम लोगों को ना PPT में प्रेजेंटेशन देना था, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा है। एंड रियली मैं बोल रही हूँ अजय, वो ट्रेनिंग मेरे लिए यहाँ से यहाँ थी, मुझे खुद को ग्रो करने के लिए। ये ना सब कुछ आप पे डिसाइड करता है कि आप इतना ही करना चाहते हो या उससे ऊपर करना चाहते हो। तो मैं क्या करती थी, जैसे हम लोग को जो ट्रेनिंग मिलती थी ना, तो VB.NET था वो हमारा। तो मैं ना उसमें कुछ खुद का भी लॉजिक, क्योंकि वो टेस्टिंग नहीं था, वो डेवलपमेंट बिल्ड भी नहीं था, वो जस्ट प्रैक्टिस वाला बिल्ड था। तो उस प्रैक्टिस बिल्ड में ना आप जो चाहे करो, कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं उसमें ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक का वे होता है। तो जो हमको ट्रेनिंग मिलती थी मैं उसके 2 और 3 वेरिएशंस लाती थी उसमें खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो जब हमारा ना वापस एक इंटरव्यू होता है प्रेजेंटेशन के साथ, मैंने वो प्रेजेंटेशन दिया। एंड जो हॉल में जितने लोग बैठे हुए थे, जो मुझे अप्रिसिएशन मिला उस PPT के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरा बैकग्राउंड टोटली अलग रहा है, वो PPT पूरी कस्टमाइज थी, पूरी सेल्फ में डिज़ाइन थी, तो लोगों को बहुत पसंद आई। तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि हम आपका प्रेजेंटेशन देखे ही नहीं, हम PPT में ही रह गए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद जब आप ना प्रोजेक्ट में इन कर जाते हो, एनरोल हो जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना विंडोज़ बेस एप्लीकेशन बनाया। विंडोज़ बेस में टाइम शीट होता है। अब वो टाइम शीट ना वेब API से कनेक्टेड था, तो हम लोग को हर किसी को एक ही पार्ट नहीं था, डिवाइडेड था। तो हम लोग का पार्ट क्या था कि उस पूरे वेब API से कनेक्ट करने थे जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते थे, और उसको कनेक्ट करना था वो पंचिंग वाला जो सिस्टम आता है ना, उससे कनेक्ट करके कि वो कितने आवर्स रहा और कितने आवर्स आउट रहा। तो ये सारी चीज़ें ना, और उसमें इन्हेंसमेंट होती गई। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक बार बना दिया और छोड़ दिया। वहाँ पे मैंने वेब API सीखा, और ऑनेस्टली मैंने वेब API स्टार्ट भी किया था। तो मैंने ना उसमें काड़ी, मतलब सॉरी ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, बट ना बोलते हैं ना कि कभी कभी मस्ती रहती है कि कुछ छेड़ के देखा जाए कोड को। तो जो हम लोगों ने विंडो बेस का सेटअप दिया था ना, हर सिस्टम पे इंस्टॉल करना था। तो वहाँ से हम लोग क्या करते थे, हमारा आइडियल टाइम काउंट होता था। पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं, बट ना जब आप एक नोटपैड ओपन कर लो और स्पेस बटन पे कुछ भी हैवी रख दो, तो वो आपका आइडियल टाइम काउंट ही नहीं होता था। तो ये एक वे था। और दूसरा वे मैंने कैसा निकाला था कि टाइम, जब आप वेब API कहीं पे भी होस्ट करते हो या वेब API आप कंज्यूम करते हो ना, तो एक फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होती है। तो हमने क्या किया था, उसमें टाइम था 15 मिनट, मैंने उसको कर दिया 120 मिनट, 320 मिनट्स। तो अब मेरा सिस्टम बंद भी हो तो भी वो आइडल टाइम नहीं लेता था। तो क्योंकि आपको पता है ना कोड का, तो आपने उस तरीके से हाँ, मतलब नहीं मैं वही बोल रही कि हर किसी को ना कोड के साथ थोड़ा प्ले करना चाहिए, तब जाके आइडिया होता है कि अच्छा आपने ये किया। राइट। फिर यहाँ पे एक डोमेन आया, फुल्ली हम लोग अब डोमेन में आ गए, स्पेसिफिक डोमेन में, दैट इज फार्मा डोमेन। तो हमारे क्लाइंट थे, डॉक्टर रेड्डी था, और मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स थे फार्मा के। हम लोग पूरे डोमेस्टिक क्लाइंट हैंडल करते थे। तो वहाँ से हम लोगों ने ASP.NET सीखा, MVC सीखा, वेब API पे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट में काम किया, एंगुलर पे भी सिर्फ 2 प्रोजेक्ट में काम किया। तो उतना कुछ ज़्यादा नहीं था। अब यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आई कि आप MSBI कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो कर ले। तो मैं तो पहले से वैसी थी, हमने MSBI भी ज्वाइन कर लिया। तो MSBI में आपको ये पता चलता है कि आप कैसे डिज़ाइन करते हैं अपने डेटाबेस को, कैसा डेटाबेस का स्ट्रक्चर होना चाहिए।
और आप उसका कैसा Okay. रिपोर्टिंग कर सकते हो, रिपोर्टिंग टूल बनाना है या रिपोर्ट जनरेट करना है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ करी। तो कभी अगर क्या है ना, मैं अपने चैनल पे अगर ये चीज़ें एक्सप्लेन भी करती हूँ ना, तो एक कमेंट आया था मुझे, आपको इसका और उसका कैसे पता है, आप इसमें काम कर चुके हो। जब मैंने हाँ में बोला, फिर वो लिंक्डइन पे एक्चुअली कॉन्वर्सेशन हुई, तो बोलते हैं आप सब में कैसे काम करें। मैंने बोला आप ना किसी स्मॉल स्केल कंपनी या स्टार्टअप कंपनी में काम करोगे ना, Right. तो आपके पास बहुत सारे ना अपॉर्चुनिटी होती हैं टू वर्क विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग। वर्सेटाइल रहता है, काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको काम करने का सिर्फ मौका एक मिलता ही है। नहीं होता कि So, इस पे ही काम करें बस। आई नो रश्मि, मैं जैसे काफ़ी आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, नो डाउट गाइज। मैंने इनका चैनल लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल्सो। मेन पॉइंट्स पे आ जाता हूँ जो हमारा .NET के अराउंड है। तो अभी ठीक है, आपने एग्जाम्पल दिया एक प्रोजेक्ट का जो टाइम शीट पे आपने एक विंडो एप्लीकेशन डेवलप करी, राइट। सो अभी मेरे को ये पूछना है आपसे, .NET डेवलपर एक करता क्या है ना, क्या स्किल्स चाहिए, एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है .NET डेवलपर की? देखिए, अगर ना फुल स्टैक की बात करें ना, तो आपको .NET फुल स्टैक मीन्स आपका क्या आ जाता है, आपको ASP आना चाहिए, आपको MVC आना चाहिए, और ये धीरे धीरे ना आपका ग्रो करते जा रहा है। नाउ मार्केट में आपको एंगुलर आना ही चाहिए, एंगुलर नहीं तो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आना ही चाहिए या रिएक्ट आना चाहिए, ठीक है। और SQL आपका आना चाहिए, आप कोई भी एक डेटाबेस भी पकड़ लीजिए। देन MVC कोर भी आजकल डिमांड में है। अगर आप इतना कर लेते हैं, वेब API ये भी है, ये 5 अगर आप कर लेते हैं ना तो सफिशिएंट है। अब ना मैं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ अजय। प्लीज बहुत लोगों प्लीज। को लगता है ना कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं काम करने के लिए। सी मुझे भी फर्स्ट टाइम ना अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं मिला था एंटिटी फ्रेमवर्क में काम करने के लिए, और हमारे सिस्टम पे हमें गूगल भी नहीं दिया जाता था कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी। तो मैंने कैसा किया था कि जो DLLs होते हैं ना, जिनके उसमें अवेलेबल था, वहाँ से DLL लेके मैं खुद कनेक्ट करती थी, और हमारा डेटाबेस ऑलरेडी बिल्डअप था। तो वहाँ से ना मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क सीखा, मतलब खुद से डिज़ाइन करा, डेटाबेस कैसे करते हैं, कोड फर्स्ट कैसे यूज़ होता है। तो ना ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना कैसे है। हम Right. ये नहीं बोल सकते कि हमें एक्सेस नहीं मिला या कुछ नहीं, बस करने के ऊपर है। तो वो चीज़ है। ओके। जो भी आप .NET पे काम कर रहे हो, ये खुद आपने यूट्यूब से या गूगल से अपने आप सेल्फ लर्निंग करके ये सब चीज़ें सीखी हैं? हाँ, मैंने सेल्फ लर्निंग से सीखी है। और कई बार ऐसा होता है कि सपोज इन केस मैं एक एग्जांपल लूँगी, आपको एंगुलर नहीं आता है, ठीक है, मुझे एंगुलर नहीं आता है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ना उसका सब सिंपल बेसिक पढ़ती हूँ कि ये है क्या एग्जैक्टली मतलब सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज एंगुलर। डॉक्यूमेंटेशन एकदम। डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं, अच्छा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि है क्या, वर्ड क्या, अच्छा, व्हाट इज अच्छा, एंगुलर। ओके। मैं सिर्फ इतना ओके, पढ़ती ओके। हूँ। फिर उसके बाद क्या करती हूँ, अगर मुझे, मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रही हूँ ना, मैं सिंपल, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे जाती हूँ। अगर मुझे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता है, वो मार्केट में डिमांड है और मेरा उसमें हैंड्स ऑन नहीं है, ठीक है, तो मैं सिर्फ उसके इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करती हूँ। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं जो मुझे नहीं समझ आ रहे हैं, फिर मैं यूट्यूब पे जाती हूँ कि इसका प्रैक्टिकल कैसा है। फिर व्हाट अबाउट हैंड्स ऑन? फिर हैंड्स ऑन कैसे रहता है? अगर क्योंकि कोडिंग इंटरव्यू ले जाओगे तो हैंड्स ऑन तो चाहिए, फिर वो कैसे करते हो? वो साथ साथ करते हो? नहीं, इसके भी दो हैं। एक तो मैंने ओपनली बोल रही हूँ, मैं जैसे मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मुझे एंगुलर नहीं आता है, तो मैं कैसे कंसिडर कर रही हूँ कि मुझे नहीं आता है और मैंने पूरे पढ़ लिए, ठीक है। अब सपोज किसी ने मुझे पूछे कि एंगुलर का लाइफ स्टाइल बताओ, जो भी लाइफ साइकिल होती है, हाँ। वो कैसा होता है। तो अब जैसे मैं फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं दे पाई क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ था, अच्छा, नॉलेज तो था अच्छा। नहीं, मैंने वीडियो देखी हाँ। कि ओके ये है। तो वीडियो को देखने के बाद भी ना आपको रिलेट करते हो। मैं यहाँ बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी लेजी लोडिंग का। सपोज आपको नहीं पता है कि होती क्या है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, कोड भी देखोगे, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको जब तक अपना एग्जाम्पल नहीं लगेगा। तो सिंपल आप गूगल की इमेजेस पे चले जाओ, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे वैसे वैसे इमेज लोड होती हैं। तो वो कंसेप्ट ना आपको खुद से बिल्डअप करना होता है। तो मैं कोड देख लेती हूँ, अच्छा ऐसा है, मैं कोडिंग करने नहीं बैठती हूँ अजय, क्योंकि ना इट विल टेक मोर टाइम टू गेट, आई मीन यू नो, समझ सकते हो। समझ गया। एक्चुअली रश्मि का थोड़ा सा केस ही है कि वो इंटरव्यूज अभी दे रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक टाइम पे बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हो। अब मार्केट की डिमांड है कि फुल स्टैक में अगर आप जाओगे तो उनको एंगुलर भी चाहिए। एक बात तो क्लियर है, एक बार आप उस कंपनी में चले जाओगे, प्रोजेक्ट में जाओगे, तो धीरे धीरे आप चीज़ें सीख लेते हो। आप सोचोगे पूरा सीख के जाओगे, पूरा कंप्लीट करके जाओगे, फिर तो आप इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाओगे कभी भी। मैं समझ सकता हूँ आपका रश्मि पॉइंट की। अब जैसे आपकी जर्नी रही है, फिर चीज़ें आपने सीखी हैं, कभी कभी प्रोजेक्ट उस हिसाब से नहीं मिला, तो वो चैलेंजेस रहते ही रहते हैं। एंड खाली रश्मि के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ है। एंड आई बिलीव गाइज, आप
यस जितने भी, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी हमारी ऑडियंस है रिलेट कर पा रही होगी। तो रश्मि, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अगर कोई डॉट नेट डेवलपर बनना चाहता है, फुल स्टैक में जाना चाहता है, तो क्या एक क्लीन रोड मैप रहेगा, वो बताइए आप। सो ना, डॉट नेट डेवलपर के लिए सबसे मेन होता है कि आप विंडो बेस में जाना चाहते हैं या वेब बेस में जाना चाहते हैं। विंडो बेस की आजकल डिमांड थोड़ी कम है, वेब बेस की ज़्यादा है, तो मैं यही बोलूँगी कि वेब बेस में जाइए तो ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। तो वेब बेस के लिए ना सबसे पहले आपको C# आना ज़रूरी है, जो कि एक लैंग्वेज है, क्योंकि सारी जो कोड होती है ना वो आपके C# में ही होती है। तो आप वो C# एक बार समझ लेंगे कि वो कोड कैसे करना है, चाहे वो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स क्यों ना हो, तो एक कोडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। ठीक है, अब ASP.NET भी आपको सीखना है। ASP.NET आपको एक UI मतलब फॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आपका लुक एंड फील कैसा होगा। अब लुक एंड फील आप नॉर्मली तो दे नहीं सकते कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उसमें कोड लिख दिया और दे दिया। तो उसको लुक एंड फील के लिए थोड़ा सा आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ये इतनी चीज़ें अगर आप कर लेंगे, jQuery आप धीरे धीरे क्या है ना, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, आप वो सीख जाते हैं साथ में। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ पकड़ना है, नहीं है। जब आप C# कर रहे हो तो सिर्फ C# कंप्लीट करिए, कंसोल बेस एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट करिए। जब उसमें आप परफेक्ट हो जाए देन आप स्विच करिए ASP में, कोड आपको C# के ही लिखने होंगे। ठीक है, उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आप डिजाइन वहां से आप लीजिए, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावा, jQuery और जावास्क्रिप्ट, ये आप ले सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए ना, तभी आप MVC में मूव करिए। फिर एक MVC एक पैटर्न है आपका, आर्किटेक्चर पैटर्न है, डिजाइन पैटर्न। हाँ, आप वहां से आपके बाद क्या होगा, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे। आप ADO.NET की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क की कर सकते हैं, वो वहां सीखिए। वो कंप्लीट होने के बाद आप एंगुलर लीजिए, देन वेब API लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। वंस यू डन विथ ऑल दिस ना, MVC कोर जो आपका है ना, वो ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म अलग हो गया है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया है, दैट्स इट। या थोड़े बहुत कोड में, क्योंकि वो इनहैंस वर्जन है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे वहां पे, बट वो आप इजीली कर लेंगे। आप डायरेक्ट स्विच करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो ये मेरा ओके। सो कोई रिसोर्सेज अगर आपके पास हो तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट फॉर मोर रेफरेंस, ताकि ऑडियंस इजीली उसको ट्रैक कर पाए। तो वैसे कोई बेस्ट रिसोर्सेज जहाँ से आप रेफर करते हो या अभी आप पढ़ रहे हो इंटरव्यू के लिए? मैं 2 के लिए बोलूंगी। एक जो फ्रेशर हैं वो बिल्कुल भी अभी इस पे मत जाइएगा। आपने सुना होगा कुड वेंकट प्लेलिस्ट, बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं वो, बट उनका ना अगर फ्रेशर ज्वाइन करेगा ना तो यही बोलेंगे क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, और वो इंटरेस्ट चला जाएगा। तो मैं ना सबसे इसमें 2 कैटेगरी होती है ना आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पे। तो जिनकी ना थोड़ी लैंग्वेज में, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, बट ना कभी कुछ पढ़ने से इजी लैंग्वेज में समझ आता है, तो जावा T-Point इज द बेस्ट वन फॉर मी, जो मुझे वर्क किया। क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ आता है ना, तब तक आप हायर पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक वर्ड्स होते हैं हर एक स्किल्स के। सो आपको ना जावा T-Point से बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। जब आप उसमें थोड़े प्रो हो जाओगे ना, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। बहुत अच्छे। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी आप कॉग्निजेंट क्यों छोड़ रहे हो? अभी आप ऑलरेडी 1 साल आपको वहाँ हो गया है, एनी रीज़न? अभी आई नो आपके पास अच्छे ऑफर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, एंड मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहला, कॉग्निजेंट क्यों आप छोड़ रहे हो? दूसरा, अभी जो आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो डॉट नेट में, किस तरीके के लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं? क्या वो लेवल है क्वेश्चंस का? सो फर्स्ट, मैं कॉग्निजेंट क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब मैं एंटर हुई थी तभी भी मेरे पास 4 to 5 ऑफर थे, बट आई चोज कॉग्निजेंट। वो मेरे अपने कुछ कंडीशंस थे, बट मुझे जब कमिट किया गया था कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर की ही प्रोफाइल दी जाएगी, बट वो मुझे मिली नहीं। मुझे एट द एंड आके बोल दिया गया कि मतलब आप अभी के लिए ये प्रोफाइल ले लो, सिर्फ ये प्रोफाइल थोड़े दिन के लिए रहेगी। बट ना इट्स वेरी हार्ड कि ना वो थोड़े दिन के लिए नहीं होता है। ये मुझे इस कंपनी में आके या MNC कंपनी में आके पता चला कि इट्स नॉट दैट इजी टू चेंज योर डोमेन instantly like this. It's not possible. It's take time. एक बार शुरू हो गया काम तो फिर हो गया, फिर वो थोड़ा सा not easy. क्योंकि आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आपके सबसे पहले ना आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मैनेजर को अग्री करना होता है, और अगर देयर इज नो अदर रिसोर्स ना, दे विल नॉट रिलीव यू। तो वो मेरे साथ हुआ और मैंने काफी ट्राई किया। मैं दिसंबर से ट्राई कर रही हूँ, मुझे जहां तक याद है। ठीक है, मैंने अपनी वीडियोस में लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने चेंज भी कर लिए, बट मेरा
मेरी मैनेजर ही नहीं छोड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं हर जगह ना मैं अपना एक टाइम देती हूँ कि नहीं इतना टाइम देना Right. चाहिए, क्योंकि हम इंस्टेंटली जज किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते और मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। तो मैंने अपना इनफ टाइम दिया इस कंपनी को। नाउ फील कि मुझे नहीं मिल रहा है, और जैसे ही मुझे मिला मेरा डोमेन चेंज होने के लिए अप्रूवल आ गया, तो मैंने ओह, पेपर भी अच्छा। डाल दिया। तो यही होता है जब पेपर बंदा डाल देता है ना, तभी चीजें अच्छा ओहो चलो भाई अब इसको मूव कर देते हैं कहीं और। पहले नहीं किया जाता। हाँ, पहले नहीं करते। एनीवेज, मुझे रीजन समझ आ गया, मैं और इस पे बात नहीं करूंगा। Sure. ठीक है, इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अभी आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है उनका? सी ये भी ना आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। तो लेवल आप ना जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो कोई आपसे ना डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा होता है। वो आपसे ना वो अगर आप बोल भी रहे होगे, सपोज आप सिंपल सा कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन भी बोल रहे होगे ना, वो आपसे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन सुनना ही नहीं चाहते। वो कुछ और सुनना Right. चाहते हैं कि आपने रियल में कैसे इम्प्लीमेंट किया, उसके क्या प्रोज हैं कॉन्स हैं, सारी चीजें। वो ये नहीं सुनना चाहते कि डेफिनेशन ये है। तो ना समटाइम्स इट इज़ रियली हार्ड कि क्योंकि मैंने बोला कि अब मैं टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं करूँगी, जहाँ पे मेरा हैंड्स ऑन नहीं है वहाँ पे मैं थोड़ा स्टक हो जाती हूँ। बट जो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ और चीज़ों में, तो मैं उसको थोड़ा सा मोल्ड कर जाती हूँ। ठीक है, वो स्किल्स भी होनी चाहिए। तो समटाइम्स इंटरव्यू लाइक टू हार्ड, समटाइम्स ओके कि मैं ये कर सकती हूँ। जैसे ना एसक्यूएल में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं हर कोई, अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू दिया ना, हर कोई ये पूछता है परफॉर्मेंस को कैसे आप इंक्रीज करोगे, कैसे? तो उसके भी ना 2 और 3 टाइप के आंसर्स होते हैं। तो मैं वो पूरे देती हूँ क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरी लास्ट कंपनी में। राइट राइट। तो वो जो आपको अच्छे से देना पता है होता वो अच्छे से बताओ। आई मीन मेरा मतलब मेरा भी यही कहना है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है वो बहुत अच्छे से बताओ। जो नहीं पता ठीक है, ना नहीं करना, बट यू कैन ट्राई हाँ, यू कैन जितना ट्राई। आपका और अगर अंडरस्टैंडिंग जैसे नहीं पता है, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे लाइफ साइकिल पूछा था तो उसके जो टर्म्स हैं वो थोड़े से मुझे लैग कर गए थे, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बट ऑल्दो मैंने एक जनरलाइज्ड वे बता दिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कि ये कीवर्ड होते हैं, मैंने एक कॉमन पिक्चर दे दी कि ये ऐसा होता है, आई वर्क विद इट, बट मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैम मैं समझ सकता हूँ, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज कंप्लीट, है ना। ये चीज़ें लर्निंग प्रोसेस रहता है, आप सीखते रहते हो। ओके ग्रेट। अब जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा, लोग ना थोड़ा .NET जैसी प्रोफाइल को ना थोड़ा अंडरपेड समझते हैं। आप तो काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे कलीग होंगे, सैलरी वाइज काफ़ी कैसे क्या ग्रोथ है इसमें? अगर मैं ग्रोथ वाइज बात करूँ, फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे .NET प्रोफाइल की, बहुत अच्छी ग्रोथ है अजय। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जावा प्रोफाइल की ग्रोथ है, .NET में एक बार आप काम करने लग जाओ, और अब तो .NEट ने भी क्या कर दिया है आपको पता ही है, कोर ला दिया है। तो अब compete वो करता है डायरेक्टली जावा के साथ। तो ऐसा नहीं है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स आपको फील होता है, आप चाहे जावा डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर हो या .NEट फुल स्टैक डेवलपर, यू नो ना कि एक सीन होता है कि आपने Right. कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, मतलब हर कोई आ जाता है कि यार ये फ़ोन ठीक नहीं हो रहा है, या ये नहीं, आप हर किसी को मास्टर नहीं हो सकते। तो कभी कभी इंटरव्यू में Right. हमें भी यही फील होता है कि आपको ये भी आता है कि आपको वो भी आता है क्या, नहीं, बट आप स्पेसिफिक रहिए। और Right. ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर कर जाती हैं। सैलरी और वाइज बहुत गाइस आपको growth है। अच्छा मेरे एक growth। फ्रेंड हैं जो डेलॉइट में हैं, राजेश, ही इज अर्निंग टू गुड मीन्स टू गुड, और ही इज अचीविंग मतलब सो मेनी थिंग्स, और बहुत सारे। तो स्कोप ऐसा नहीं है कि नहीं है, स्कोप अजय आपको भी पता है क्योंकि आप ऐसे से लोग लाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड में नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, आप ग्रो कर सकते हो। राइट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ गाइस। जैसे ना बहुत सारे सिस्टम बिल्ड है, वैसे ये चीज़ डिपेंड करते हैं यूज़ केस के ऊपर कि हाँ मुझे .NET लेके आना चाहिए, जावा लेके आना चाहिए, या कौन सी लैंग्वेज लानी चाहिए। हर कंपनी के अंदर सिस्टम डेवलप्ड होते हैं, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए ही होते हैं, तो काम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। एकदम से एक सिस्टम को माइग्रेट करना नए सिस्टम में इतना आसान नहीं होता है, और बिजनेस भी एग्री नहीं करता है। ओके, सो मैम फाइनल एडवाइस जाते जाते आप हमारे जो अपकमिंग जो बनने वाले .NET डेवलपर्स उनको क्या देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना बोलूँगी ना, ट्राई करते रहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि समटाइम्स लक ऑल्सो मैटर्स, समटाइम्स लक मैटर्स। तो मैं समझती हूँ, और जिनका वो लक में नहीं आ पाता है वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि ना, सेट योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, सेट योर प्रायोरिटीज़ कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि प्रायोरिटीज़ मतलब सिर्फ पढ़ने को लेकर, मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हर टाइम पे फ्लक्चुएट होती रहे।
तो अगर कोई नहीं ग्रो कर रहा है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो वहाँ चला गया इसलिए मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है अजय के चैनल को बट नहीं पर्सन को फॉलो करना है, लेकिन पर्सन की ड्रीम्स को फॉलो नहीं करना है। मैं भी वीडियोस बहुत देखती हूँ बट मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं ड्रीम को फॉलो नहीं करती हूँ। मैं जस्ट देखती हूँ मुझे कहाँ से क्या सीखने मिल रहा है, जस्ट वो चीज़ आप रखिए, ओपन माइंडेड रखिए खुद को और अपनी प्रायोरिटी सेट करने के अकॉर्डिंग मूव करिए। एंड द लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सपोज अगर अजय का इंटरेस्ट यूआई में है, वेब डिज़ाइनर में है, अगर मैं अजय के साथ जाना चाहती हूँ कि चलो उनका इतना पैकेज है मैं भी जाऊँगी, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। मैं एक टाइम तक वहाँ पे सर्व कर सकती हूँ लेकिन मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। तो जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है, इट्स नॉट दैट कि आपका सिर्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई सा भी हो। मुझे जब कुछ सीखना होता है ना, मैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स को पकड़ लेती हूँ जो फ्रीलांसर में मेरे को फ्री में काम दे दे, पैसे मतलब मेरे को सीखने को मिलेगा। तो जस्ट गो इन अ दैट वे। बहुत अच्छा मैम। और हर Sorry? कोई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं बना है कुछ। यहाँ पे इंडिया है Right. या कोई सी भी कंट्री आप उठा के ले लो, हर सही काम बात। हर कोई करता है। तो इट्स Right. आप अपने आप को सिर्फ इतना मत रखिए कि हम इतने में ही लिमिटेड रहेंगे। आप जहाँ ग्रो करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट है वहाँ आप ग्रो कर जाएंगे, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अच्छे से आपने चीज़ें बताई एंड आई होप हमारी ऑडियंस काफ़ी मोटिवेट हुई होगी, काफ़ी इंस्पायर होगी आपसे। बाकी गाइस मैंने इनका लिंक दे रखा है, लिंक्डइन का और यूट्यूब का, यू कैन गो एंड चेक आउट। थैंक यू सो मच रश्मि, आप हमारे चैनल पे, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत इंस्पायरिंग थी आपकी स्टोरी, एक इंस्पायरिंग डेवलपर स्टोरी मैं कहूँगा इसको। और बहुत ही मैं सैल्यूट करता हूँ आपके माइंडसेट को, आपके थॉट प्रोसेस को। और आई बिलीव ऑडियंस आपको बहुत प्यार मिलेगा इस वीडियो से, बहुत सपोर्ट मिलेगा, मेरा ऐसा Thank you, मानना है। गाइस इस वीडियो को लाइक करना, लाइक एम मैंने रखा है 7000 का, एंड अगर 7000 हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए।